गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आपको पूर्ववर्ती व्याख्यान में बताया था कि भारत में संस्थात्मक शासन है और संस्थात्मक शासन होने के नाते यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री है। यानी हमारे यहाँ जो वास्तविक शासन सत्ता है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। 44वें संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत यह माना गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसकी मंत्रणा पर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं और ऐसे पुनर्विचार के बाद जो भी मंत्रणा राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी, राष्ट्रपति उसे उसी प्रकार स्वीकार करेंगे। यानी कि अगर मंत्रिपरिषद की किसी बात से राष्ट्रपति सहमत नहीं है तो वह उसे पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। भारत में ब्रिटेन के समान मंत्रिमंडलात्मक या संस्थात्मक शासन को अपनाया गया है। भारत के मंत्रिमंडल का अध्ययन करने से पूर्व हम संस्थात्मक शासन की क्या विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर हम अपने मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे। संस्थात्मक शासन की जो विशेषताएं हैं या जिसे हम भारतीय कार्यपालिका की विशेषताएं भी कह सकते हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है नाम मात्र का प्रधान। ये भारत में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, नामिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। सेकंड है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अभिन्न संबंध। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अटूट संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका के जितने भी सदस्य हैं, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वे व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके कार्यों के लिए कटौती प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और अगर इनमें से कोई सा भी प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कार्यपालिका को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राजनीतिक एकता। मंत्रिमंडल के सदस्य राजनीतिक दृष्टिकोण से एक होते हैं और जिस दल का बहुमत होता है उसी दल का पूरा मंत्रिमंडल बनता है। दूसरे रूप में हम कहें कि ये राजनीतिक रूप में सजातीय होते हैं। संसद के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी। संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। लोकसभा किसी भी संबंध में, अगर लोकसभा में किसी भी संबंध में मंत्रिमंडल का प्रस्ताव पारित नहीं होता तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी एक मंत्री के प्रति भी निंदा प्रस्ताव लाया जाता है और वह अगर पारित हो जाता है लोकसभा से तो पूरा मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वह ही उनके विभागों का निर्धारण करता है और प्रधानमंत्री ही एक तरह से मंत्रिमंडल को नेतृत्व प्रदान करता है। गोपनीयता। मंत्रिमंडल की जो कार्यवाही है वह पूरी तरह से गोपनीय होती है। यानी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वे अपने द्वारा की गई कोई भी बात या मंत्रिमंडल की बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें बाहर प्रेस को या किसी और को बताते नहीं हैं। यानी पूरी तरह से मंत्रिमंडल की कार्यवाही गोपनीय होती है। नेक्स्ट है भारत में मंत्रिपरिषद का गठन। प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का गठन है। अनुच्छेद 75 इसका आधार है और अनुच्छेद 75 के विभिन्न भागों में मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में बताया गया है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति या राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक अपने पद पर रहते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक मंत्री अपना पद धारण करने से पहले पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के बाद तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। यहाँ यानी भारत में 6 महीने का समय दिया गया है। अगर कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य बन जाता है और अगर वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता को ग्रहण करना पड़ता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जैसा हम राष्ट्रपति के बारे में जब हमने अध्ययन किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाता है। केवल मात्र 2 परिस्थितियां हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो या बहुमत दल के पास सर्वमान्य नेता का अभाव हो। परंपरा शुरू में भारत में रही थी कि प्रधानमंत्री लोकसभा के ही सदस्य होते थे, लेकिन मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे, देवगौड़ा भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि वो दलीय एकता का ध्यान रखता है, क्षेत्र का ध्यान रखता है और कई बार जो दल के सदस्य हैं वो चाहते हैं कि इस व्यक्ति को अमुक विभाग दिया जाए तो भी प्रधानमंत्री को उसकी बात प्रमुख रूप से माननी पड़ती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण के संबंध में पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह कोई भी विभाग किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट है भारत में संघीय सरकार में मंत्रियों की श्रेणी। पहले हैं कैबिनेट मंत्री। ये मंत्री परिषद की धुरी हैं और संपूर्ण शासन का कार्य वास्तव में ही इनके द्वारा किया जाता है। ये योग्य और अनुभवी होते हैं। दूसरे हैं राज्य मंत्री। ये दूसरे दर्जे के होते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, ये एक तरह से सहायता उनकी करते हैं। उप मंत्री ये विधेयक को पारित करने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट कह देते हैं हम या बोलचाल की भाषा में मंत्रिमंडल कह देते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में यह मंत्री परिषद होती है और इसमें कैबिनेट स्तर के जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संघीय परिषद की मुख्य विशेषताएं। पहली है मंत्री परिषद की रचना और दलगत राजनीति, यानी जो मंत्री परिषद का निर्माण होता है वह दलीय आधार पर होता है। जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के और उसके जो सहयोगी दल हैं वे ही मंत्री परिषद में शामिल हैं। मंत्री परिषद में विशेषज्ञों को स्थान। मंत्री परिषद में कई बार विषय से विशेषज्ञों को स्थान दिया जाता है। जैसे अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया या मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। तो यानी कई बार मंत्री परिषद में योग्यता के आधार पर मंत्रियों को शामिल किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है कभी कभी, और इस रूप में हम कहते हैं कि समूहगत रूप में सभी उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल में राज्यसभा को समुचित प्रतिनिधित्व। यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। जैसे ब्रिटेन में तो परंपरा है कि दूसरे सदन से कम 3 मंत्री लिए जाते हैं। भारत में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री से यह उम्मीद की जाती है कि वह राज्यसभा में को समुचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता। प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, सबसे उच्च पद पर, या हम जिसे कहें कि टीम के कैप्टन के रूप की जो भूमिका है वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही निभाई जाती है। और अगर स्पष्ट बहुमत होता है, अगर त्रिशंकु संसद होती है, आगे हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे जब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, तब जरूर प्रधानमंत्री थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन जब स्पष्ट बहुमत लोकसभा में होता है तो प्रधानमंत्री बहुत ही सक्षम प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम वर्तमान में नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं कि चूंकि स्पष्ट बहुमत है उनकी पार्टी का लोकसभा में, इसीलिए वे एक
सक्षम प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने में सफल हो रहे हैं। उप प्रधानमंत्री का पद। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1977 में चौधरी चरण सिंह को ने भी उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। चौधरी देवीलाल के द्वारा भी वे भी इस पद पर रहे। यानी भारत में उप प्रधानमंत्री पद की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसी को उप प्रधानमंत्री बनाए या न बनाए। और अब तक का जो अतीत रहा है उसमें हम देखते हैं कि जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया या प्रधानमंत्री बहुत सक्षम नहीं थे, तभी इस तरह का पद भारत में देखा गया। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के कार्य। मंत्रिमंडल एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर शासन तंत्र घूमता है, और जो हम ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के लिए कह सकते हैं वही हम भारत के मंत्रिमंडल के लिए भी कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है जिसका चालक प्रधानमंत्री है। इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। जो राष्ट्रीय नीति है देश की, उसका निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। कौन सा कानून बनना है, कौन से नियम बनने हैं, उनका जो निर्णय है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। जैसे कि भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, धारा 370 को हटाना, तो ये निर्णय प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के द्वारा कार्यपालिका संबंधी कार्य किए जाते हैं, यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का नियंत्रण है एक तरह से, और कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्य, प्रशासन की व्यवस्था करना, वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, ये सभी कार्य मंत्रिमंडल के होते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य। देश का बजट मंत्रिमंडल के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसा हम देखते हैं हर वित्त के महीने में जो वित्त मंत्री है उसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, और वह बजट लोकसभा में पारित होने के बाद, राज्यसभा में पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है। लेकिन जो भी बजट है कि शिक्षा पर कितना खर्च करना है, रक्षा पर कितना खर्च करना है, यह निर्णय प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का होता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन। जो वैदेशिक संबंध हैं भारत के चीन से कैसे संबंध हैं, पाकिस्तान से कैसे संबंध हैं, यूएनओ में भारत की क्या भूमिका है, जो भी वैदेशिक संबंध हैं उनका निर्धारण भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही करते हैं। नेक्स्ट है नियुक्ति संबंधी कार्य। जो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति है, तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सहमति से प्रमुख रूप से की जाती हैं। इस तरह से हम यह मानकर चलते हैं कि भारत का मंत्रिमंडल एक शक्ति संपन्न कार्यपालिका के रूप में देखा जाता है, और एक ऐसा मंत्रिमंडल है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा नेतृत्व दिया जाता है। धन्यवाद।